ईस्टर्न रीजन वुजू ड्रैगन गेट के इन का सीन दिखाया जाता है। हमें चोखे पहने हुए 4 बंदों को दिखाया जाता है जो कि उसी इन के गेट के बाहर खड़े होते हैं। तो उसमें से एक बंदा कहता है कि मास्टर 500 मील की दूरी पर यही सबसे बड़ा इन है और जब तक मेडिसिन किंग वैली ओपन नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ पे ठहर सकते हैं। उसका मास्टर उस इन का नाम लेते हुए कहता है कि ड्रैगन गेट इन, सुनने में इसका नाम काफी ज्यादा फेमिलियर लग रहा है, तो ठीक है हम लोग इसी में रुकते हैं। साथ ही जैसे वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ का वेटर उन लोगों को वेलकम करने लगता है। उन लोगों का मास्टर उनसे कहता है कि वेटर हम लोगों को सबसे अच्छे रूम में ले चलो। वो वेटर उन लोगों को ऊपर 2nd फ्लोर में ले जाने लगता है और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि वो चारों लोग कोई और नहीं बल्कि जुलियन और उसके 3 डिसाइपल्स होते हैं। योंग जुलियन से पूछता है कि मास्टर आखिर हम लोगों ने अपने आप को इस तरीके से छुपाया हुआ क्यों है। जुलियन बताता है कि इतने समय मेरी फेम इस जगह पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए अगर जिस पल मैंने अपना हैंडसम फेस सभी लोगों को दिखा दिया तो सभी मेरे क्रेजी फैंस ऑटोग्राफ के लिए यहाँ पे आने लगेंगे और सच कहूँ तो ये काफी ज्यादा थका देने वाला होगा। इस पर होंग अपना मुंह बनाते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे साला इस बेवकूफ से पूछना ही नहीं चाहिए था कि ये बंदा अगले ही पल क्या कह दे इसका कोई पता ही नहीं लगा पाता। और फिर तभी वो चारों लोग एक टेबल पे आकर के बैठ जाते हैं। जुलियन वेटर से पूछता है कि हमें अपनी अच्छी डिशेस के बारे में बताओ। तो इस पे वेटर बताता है कि हमारी कई सारी स्पेशल डिशेस हैं जो कि वाकई में आपको काफी ज्यादा अच्छी लगेंगे। कहने के साथ ही वो वेटर डिटेल में उन डिशेस के बारे में बताने लगता है। भाई मैं तो तुम लोगों को नहीं बताने वाला क्योंकि कौन सा तुम खाने जा रहे हो। इधर जिस तरीके से वो वेटर उन डिशेस की तारीफ करता है तो सब कुछ के बारे में सुनकर के तो इधर जियाओजी के मुंह से पानी निकलने लगता है और वो अपनी चमकती हुई आंखों से कहती है कि ओह ये तो देखने में काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। सुनकर वो वेटर कहता है कि वाकई में आपकी नजर तो काफी ज्यादा अच्छी है। ये स्नोफ्लैक जेड मीट है जो कि आइस माउस के पीसेस से बनती है और खाने में क्रिस्टल की तरह काफी ज्यादा ग्लिम्सी होती है जो कि फायर हॉटपॉट के साथ में काफी ज्यादा बेस्ट डिश है। लेकिन तभी जैसे ही मौसी को पता चलता है कि वो डिश चूहे की मीट से बनी है तो वो सुनकर के मौसी काफी ज्यादा डर जाती है और वो कहती है कि नहीं नहीं हम लोग ये नहीं खाएंगे। तभी जुलियन भी खासते हुए वेटर से कहता है कि हमारे लिए सब कुछ ले आओ लेकिन बस इस स्नोफ्लैक जेड मीट को छोड़ करके। तो वो वेटर भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है कि वाओ लोगों ने काफी सारी रेयर डिशेस ऑर्डर की हैं, वाकई में ये लोग काफी ज्यादा अमीर हैं। मगर इधर मौसी तो अभी भी काफी ज्यादा डरी हुई होती है और रोती हुई कहती है कि आखिर ये लोग ऐसे कैसे किसी क्यूट से माउस को खा सकते हैं। और तभी ली भी जुलियन से पूछता है कि मास्टर हम लोगों ने कुनपेंग के ऊपर ही मेडिसिन किंग वैली को ओपन होने का इंतजार क्यों नहीं किया। जुलियन उसे बताता है कि मेडिसिन किंग वैली के ओपन होने से ही अगर इतनी ज्यादा हलचल हो रही है तो हमें भी उस माहौल का अनुभव करना चाहिए क्योंकि कौन जाने इस सब की वजह से हमें क्या दिलचस्प चीज के बारे में पता चल जाए। लीवी उसे कहता है कि हाँ मास्टर वाकई में आप काफी ज्यादा समझदार हैं। उन सभी लोगों को चुप कराते हुए कहता है कि शायद कोई हम लोगों के बारे में बात कर रहा है। जुलियन उनसे कहता है कि ये सब कुछ परफेक्टली नॉर्मल है क्योंकि ये सभी के सभी लोग शायद से मेरे फैंस होंगे। तो ठीक है फिर हम सभी लोग अब सुनते हैं कि आखिर ये सभी लोग मेरी क्या क्या लेजेंडरी बातों के बारे में बात कर रहे हैं। तो कहते ही जैसे जुलियन लोगों की ध्यान से बातों को सुनने लगता है तो उसे सुनाई पड़ता है। वो सभी लोग उल्टा जुलियन को गाली देते हुए कह रहे होते हैं डैम इट, कल वो साला कमीना ये जुलियन भाग गया। उस बास्टर्ड ने हम लोगों से सारा का सारा स्पिरिचुअल क्रिस्टल छीन लिया और अब हमारे पास में कुछ भी नहीं बचा। तरीके से वो लोग बात करने लगते हैं कि कैसे कैसे उन लोगों की क्या क्या चीजें उनके पास से चली गई। लोगों को तो पता ही है कि ये सब कुछ काम फेक जुलियन की टीम ने किया है। अपने मास्टर की इतनी ज्यादा बेइज्जती की सुन करके ली तो गुस्सा होते हुए कहता है कि मास्टर मैं इन सभी लोगों को अभी काट डालूंगा। कि होंग मनी मन हंसते हुए कहता है कि जरा देखो तो सही इधर ये जुलियन की कितनी बुरी तरीके से बेइज्जती हो रही है कि वाकई में मेरे लिए तो काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग है। लगता है कि ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि असली हीरो कौन होता है। इधर जुलियन ली को रोकते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि कोई मेरा फेक रूप लेकर के ये सारे बुरे काम कर रहा है। ऐसे उन्हीं लोगों ने इन सब लोगों को ठग लिया है। और हाँ रेड अगर तुम इस बात पर हंसना चाहते हो तो हंस लो क्योंकि अगर तुम इस चीज को अपने मनी में दबकाते रहोगे तो तुम खुद को ही हर्ट कर लोगे। होंग भी गुस्सा करते हुए कहता है कि मास्टर बस मुझसे एक बात कहिए और फिर मैं इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जुलियन उससे कहता है कि हाँ अब इतना ज्यादा ड्रामा करना बंद करो। फिर इसी के साथ ही वो लोग होंग के बारे में भी बात करने लगते हैं और कहते हैं कि हमने सुना था कि रेड फेरी कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल और लेजेंडरी है, मगर जब मैंने उसे हकीकत में देखा तो पता नहीं मुझे क्यों वो एक गॉडेस की जगह पर एक ब्रोथल में काम करने वाली लग रही थी। तो दूसरा बंदा कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, उसको तो मैं ब्यूटी के तौर पर एक एवरेज लेडी से भी कम रेट दूंगा। ख्याल से उसके बारे में जो कुछ भी बताया वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ रूमर्स ही थे। तो इसी तरीके से जैसे ही होंग के बारे में भी बेइज्जती शुरू होने लगती है जिसके साथ ही ली भी होंग की तरह ही देखने लगता है। होंग भी मुंह बनाते हुए कहता है कि जूनियर ब्रदर आखिर तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। तो ली जल्दी से पीछे हटते हुए कहता है कि रेड सीनियर मैं ये अपनी आंखों से क्लियरली देख सकता हूँ कि आप अभी कभी उन सभी लोगों को गलत साबित कर सकते हैं। जुलियन भी होंग को शांत कराते हुए कहता है कि रेड थोड़ा शांत रहो क्योंकि वो सभी लोग तो उस फेक रेड फेरी के बारे में ही बात कर रहे हैं और वो एक वुमेन थी ना कि वो तुम थे। अब होंग को भी अपने गुस्से का घूंट पीते हुए अपने आप को शांत करना पड़ता है। तो उसके चेहरे को देख करके तो जुलियन कहता है कि अब तो तुम वाकई में उस रेड फेरी के खिताब को जीतने का काम कर रहे हो, तुम इस तरीके से इतना बड़ा रिएक्शन तो नहीं करते। होंग भी भड़कते हुए कहता है कि नहीं मैं ऐसा कहाँ कर रहा हूँ। उसमें जुलियन फिर से उसको चिढ़ाने लगता है। तो अब होंग गुस्से में खड़े होते हुए कहता है कि नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा। और उसी वक्त वो वेटर भी वहाँ पे
खाना लेकर के आ जाता है और पूरी टेबल को खाने से सजा देता है। तो उन सभी टेस्टी डिशेस को देखकर उधर जियाजुई के मुंह से लार टपकने लगती है। खुश होते हुए कहते हैं कि वाओ, इनकी खुशबू कितनी ज्यादा अच्छी है। वेटर भी उनसे मजे से खाना खाने के लिए कहते हुए वहाँ से चला जाता है। जिलियन भी उन सभी लोगों से कहता है कि छोड़ो इन सब बातों को, जल्दी से खाना खाते हैं, हम सभी लोग जल्दी सभी के सामने एक्सपोज्ड हो जाएंगे। साथ ही हमें बाहर उस वेटर को भी दिखाया जाता है जो कि उन तीनों को देखने के बाद में अपने मन में कहता जाता है कि ये लोग मुझे कुछ जाने पहचाने से लग रहे थे। इसी के साथ में उस वेटर के आगे हमें मियाई और उसके अंकल को भी दिखाया जाता है। तो मियाई भी अपने अंकल से कह रही होती है कि अंकल, क्या आपने सुना? सभी के सभी लोग यहाँ पे जुलियन को ही कोस रहे हैं, जिसका कि मतलब क्लियरली जस्टिस हमारी साइड पे है। अंकल फैन भी कहते हैं कि यंग मिस, इस सब से कुछ भी नहीं बदलने वाला, ये सारी बातें तो सिर्फ बातें ही हैं, इनका कोई पॉइंट नहीं रह जाता। वो तो इन सब चीजों की परवाह भी नहीं करता क्योंकि आखिर में पावर ही रूल करती है। फिर मियाई अपना मुंह फुलाते हुए अपने अंकल से कहते हैं कि अंकल, आप हमेशा उस कमीने को ही डिफेंड क्यों करते रहते हैं? देख के अंकल फैन भी उसे शांत कराते हुए कहते हैं ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो बस ये खाना खाइए, कहीं ये जल्दी ठंडा ना हो जाए। जिसके साथ ही इधर हमें जुलियन और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो कि खाना खाने के बाद में वो भी वापस अपने चौकी को पहन के वहाँ से जाने लगते हैं। उनके ठीक साइड पे हमें मियाई और उसके अंकल को भी दिखाया जाता है। तभी इधर अंकल फैन मुड़ करके जुलियन और उसकी टीम को ही देखने लगते हैं। तो मियाई उनसे पूछते हैं कि अंकल फैन, आखिर क्या हुआ, आखिर आप किसको देख रहे हैं? जिस पे अंकल फैन कहते हैं कि मुझे अभी भी सेंस हुआ हमारे पास कुछ लोग बेहद ही ज्यादा इनक्रेडिबली पावरफुल है, स्पेशली तौर पे तो वो जो उन्हें लीड कर रहा है। तो देख करके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके सामने मैं बिल्कुल ही पावरलेस हूँ। तो इस पे मियाओ भी हैरान होते हुए कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एक और वर्चुअल इमोर्टल, अभी तो हम उस ये जुलियन से बचकर आए हैं और अब यहाँ पर एक और पावरफुल आ गया। अंकल फैन कहते हैं कि ये इसलिए हो सकता है क्योंकि मेडिसिन किंग वैली जल्द ही ओपन होने वाली है, इन जल्द ही बड़े कल्टीवेटर्स के साथ में भरने वाली है, तो इसलिए यंग मिस अब हमें काफी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। जिसके साथ ही यहाँ पर सीन कट होता है और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हमें उसी इनके बाहर में एक स्नेक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि उसी इनको देखते हुए कहता है कि हॉनर्ड प्रीस्ट, क्या आप बिल्कुल श्योर हैं कि ह्यूमन रेजिस्टेंस को कमजोर करने के लिए हमें आज रात इसी इनमें नरसंहार करना है? जिसके साथ ही हमें उस स्नेक मैन के बारे में बताया जाता है। इसका नाम येल्गो होता है और वो सर्पेंट क्लैन का हाई प्रीस्ट होता है। तो उन लोगों का हाई प्रीस्ट उनसे कहता है कि अब जल्दी से ड्रीम मिराज फॉर्मेशन को इस पूरी जगह पर सेटअप करो क्योंकि ये सब कुछ हमारी नेदर वर्ल्ड की होली वॉर के लिए ही है। कहने के साथ ही उस हाई प्रीस्ट के सारे सर्पेंट सैनिक एक एक करके बड़ी तेजी से उस इन में एंटर करने लगते हैं। उस पूरे इन में जगह जगह पर फॉर्मेशन को सेटअप करने लगते हैं और वो फॉर्मेशन जो कि ड्रीम ऑफ शैडो स्किल्स की पर्पल वेन की खून से बनी होती हैं, जो कि नाइटमेयर्स के अंदर अपने जहर के साथ में उनकी सोल और उनके हर्ट में जहर फैला देती है। तो उन लोगों का प्रीस्ट उनसे कहता है कि सभी लोग इस पूरी इन को घेर लो और अलर्ट रहना और कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर एक सर्वाइवल भी बच गया तो वो हमारे सारे प्लान को खराब कर देगा। हमारे इस एक मूव से ही कई सारे बड़े बड़े ह्यूमन कल्टीवेटर्स मरने वाले हैं, ताकि एक वर्चुअल इमोर्टल भी हमारे इस नाइटमेयर ट्रैप में फंस जाता है तो वो भी इससे बच करके बाहर नहीं निकल पाएगा। इस वर्चुअल और पेसिडो इमोर्टल एक ही बात होती है कि जैसे ये फॉर्मेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में एक ट्रू इमोर्टल भी इसे नहीं तोड़ पाएगा। ये सारी की सारी ह्यूमन रेस जल्द ही एंडलेस ड्रीम्स में जाने वाली है। हमें सीधा उन लोगों के बिछाए फॉर्मेशन के इल्यूजन का सीन दिखाया जाता है कि उस इल्यूजन में कुल्लुंग रिल्म में होली बैटल शुरू हो चुकी होती है। ह्यूमन कल्टीवेटर और एविस के बीस्ट एक दूसरे के साथ में लड़ रहे होते हैं। बुड्ढा रोते हुए कहता है कि हेवेंस प्लीज हमारे कुल्लुंग को बख्श दो। साथ ही अचानक से एक बड़ी सी सोर्सलेस के साथ में वहाँ के कई सारे बीस्ट मारे जाते हैं। उन बीस्टों का लीडर भी ये देख कहता है कि आखिर अब किस में इतनी ज्यादा हिम्मत हुई जो कि फाइट बैक करने की हिम्मत कर रहा है। हमें ली को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड को लेकर के उन लोगों के सामने खड़ा होता है। लोगों से कहता है कि ये मैं हूँ, मेरे होते हुए तुम लोग बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते। और तभी वहाँ पे ली को देखने के बाद में सभी कल्टीवेटर्स को ली के अंदर उम्मीद की किरण दिखती है। वो खुश होते हुए कहते हैं कि ये तो वही है, ब्लेड गॉड ली वुजी, कुंगलुंग हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट ब्लेड कल्टीवेटर। इसका मतलब हम लोग अब बच जाएंगे। ली वुजी भी अपनी स्वॉर्ड को हाथ में पकड़ करके अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर उन सभी बीस्टों से कहता है कि जो कोई भी अब कुंगलुंग के ऊपर नजर उठाएगा वो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। वो बड़ी तेजी से अपनी स्वॉर्ड के साथ में उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करते जाता है। बाद में वो एक बड़े से पहाड़ के ऊपर खड़े होकर के ह्यूमैनिटी का सेवियर बनते हुए कहता है कि मैं हूँ इस कुंगलुंग रिल्म का प्रोटेक्टर। जिसे देखकर तो बाकी सभी लोग भी उसके नारे लगाते हुए कहते हैं कि हाँ, ब्लेड गॉड ली वुजी, आप हमारे हीरो हो, आप हमारे सेवियर हो। साथ ही हमें होंग के आने के इल्यूजन रिल्म को भी दिखाया जाता है कि फ्लेम वर्शिप सेक्ट के ग्रेट हॉल के अंदर होंग अपनी गड्डी पे बैठा हुआ होता है और बाकी के सभी लोग उसके सामने झुके हुए होते हैं। होंग उन सभी लोगों से कह रहा होता है कि आज से हमारे फ्लेम डीमन सेक्ट की नई शुरुआत है। तो वो सभी लोग भी होंग के नारे लगाने लगते हैं। शुद्ध वो कहते हैं कि हाँ, होली फायर आसमान को भी जला सकती है और फ्लेम सुप्रीम के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। फिर हमें माउसी के इल्यूजन को भी दिखाया जाता है जहाँ पे कि सपना ढेर सारे खाने से बने एक पहाड़ के ऊपर है। माउसी लेटे लेटे मस्त उन सभी खाने का मजा ले रही होती है, जबकि इसी के साथ में हमें इधर जुलियन को दिखाया जाता है जो कि अभी तक सोया नहीं होता है, इसलिए वो इल्यूशन से बाहर होता है। खाना खाते हुए उन सभी लोगों की बात को याद करते हुए कहता है कि शिट, मुझे लगा था कि इस सब की वजह से इस ईस्टर्न रीजन में मेरा
नाम चारों ओर फेमस हो जाएगा। सर अब देखो किसने मेरा नाम बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया है। वाकई में ये दुनिया भी कमीनों से भरी पड़ी है। तो इसी के साथ में फिर जुलियन को याद आती है कि उसे तो यहाँ पे आकर के सिस्टम से मिली हुई चेक इन को कंप्लीट करना था। फिर जुलियन सिस्टम से चेक इन को कंप्लीट करवा देता है। इसलिए चेक इन कंप्लीट करने की वजह से जुलियन को रिवॉर्ड्स मिलते हैं। सबसे पहले उसे 1 मिलियन सुप्रीम स्पिरिट क्रिस्टल्स मिलते हैं। इसके साथ ही 5 सुप्रीम ग्रेड के फ्लेम बस्टर टलिस्मान और साथ ही 10 बैग टॉप ग्रेड स्पिरिट बीस्ट फूड और एक लॉन्गेटिविटी फ्लूट यानी कि बांसुरी, जिसकी की 10 दुनियाओं में पहली रैंक है। इसके साथ ही फिर जैसे जुलियन उस फ्लूट को चेक करने लगता है तो उसे बताया जाता है कि इसका ग्रेड सेट नहीं किया गया है, इसलिए इसकी पावर्स होस्ट की कल्टीवेशन और उसकी फ्लूट स्किल के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो जुलियन जल्दी से उस फ्लूट को बाहर निकालते हुए कहता है कि ओ मेरी फ्लूट स्किल तो पहले ही एकदम मैक्स है, तो इसलिए क्यों ना कुछ ऐसा बजा जाए जो मेरे दिल को छू जाए। जैसे ही जुलियन उस फ्लूट को बजाने लगता है तो अचानक से उस फ्लूट के अंदर से काफी सारी ग्रीन स्पिरिचुअल पावर अनलेस होती है। मगर जैसे ही सर्पेंट क्लैन के लोग उस आवाज को सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर वो स्नेक जुलियन के धुन पर नाचते हुए कहता है साउंड कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसने तो मेरे बचपन की याद दिला दी। लेकिन उसे इस तरीके से नाचते हुए देखकर तो प्लीज सर्पेंट भी हैरान होते हुए उससे कहता है कि टुलू तुम ये क्या कर रहे हो, इल्यूजन को बनाए रखने के लिए फॉर्मेशन को होल्ड करे रखो। तो सर्पेंट प्रिस्ट के इतने कहने से टुलू तो नहीं रुकता, बल्कि बाकी के सभी स्नेक भी जुलियन की धुन पर नाचने लगते हैं। तो जब देख करके तो प्रिस्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर कौन है वो जो उसने ये सब किया है, जल्दी से मेरे सामने आओ। इसी वक्त जुलियन अपनी धुन को और भी ज्यादा सुरीली और तेज कर देता है। इस वजह से उस धुन की एनर्जी पूरे इनको घेर लेती है और उसे सुनकर के सर्पेंट प्रिस्ट को भी अपने ऊपर काबू नहीं रहता, इसलिए वो भी अपनी छड़ी को छोड़ते हुए एकदम ऋतिक रोशन की तरह डांस करने लगता है। लेकिन अब इस सब की वजह से उन लोगों की फॉर्मेशन के साथ साथ इल्यूजन भी टूट जाता है, जिस वजह से तभी अंकल हान उठते हैं और हाँफते हुए कहते हैं कि आखिर मैं अभी क्या सपना देख रहा था, मगर मैं तो कई सालों से इस तरीके से सपनों में नहीं गिरा हूँ, तो फिर आखिर मुझे इस सपने में किसने गिरा, कौन इतना कैपेबल है जो कि इतना अच्छा इल्यूजन कर सके। कहने के साथ ही फिर अंकल हान मिस मियाओई के रूम में आते हैं और उसे जगाने के लिए उसको आवाज लगाने लगते हैं, क्योंकि वो उनकी आवाज से नहीं उठती, इसलिए वो अपनी पावर का यूज करते हुए उसे जगा देते हैं। जैसे ही मियाओई भी अपने इल्यूजन से बाहर निकलती है तो वो आंखें खोलकर देखती है, तो उसके सामने अंकल फैन होती है, तो वो उनसे पूछती है कि अंकल फैन आखिर क्या हुआ। अंकल फैन बताते हैं कि हम लोग एक ट्रैप में फंस चुके हैं। कहती है कि क्या एक ट्रैप, मैं जानती थी, मुझे भी कुछ स्ट्रेंज लग रहा था, जितना ज्यादा मैं इसके बारे में सोचती जा रही थी मैं उतनी थकती जा रही थी। तो अंकल हान बताते हैं कि अगर मैं सही हूँ तो मेरे ख्याल से दुश्मनों ने एक काफी ज्यादा पावरफुल एंशिएंट इल्यूजन अरे का इस्तेमाल किया है इस ट्रैप में, जिसमें कि तुम और मैं हम दोनों फंसे थे, उसके अंदर हम सपनों में मारे भी जा सकते थे। फिर मियाओ भी हैरान होते हुए कहती है कि अंकल आखिर इतना ईवल प्लान कौन कर सकता है। तो अंकल बताता है कि मेडिसन किंग वैली के ओपन होने की खबर से तेजी से यहाँ पे क्योस भी करीब आता जा रहा है। इस फ्लूट की धुन ने इसने अचानक से सबको रोक दिया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप यहीं पे रुकें जब तक मैं बाहर जाकर के देखता हूँ कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। साथ ही अंकल हान बड़ी तेजी से अपने रूम से बाहर निकल आते हैं। बाहर आकर देखते हैं तो उनकी आंखों के सामने कई सारे सर्पेंट क्लैन के मेंबर्स होते हैं। सर में उस धुन की वजह से अब दर्द होने लगता है। देखेगा तो इधर अंकल भी हैरान होते हुए कहता है कि ये क्या, नाइदर एवेस के इनफेमस सर्पेंट क्लैन के क्रिएचर्स हैं। तभी हमें उन सर्पेंट और प्रीस्ट को दिखाया जाता है। जुलियन ने अपनी फ्लूट को बंद कर दिया होता है, इसलिए वो अपने होश में आते हुए एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं प्रीस्ट आखिर अभी क्या हुआ था। तो प्रीस्ट उनसे कहता है कि हालांकि अभी हमें रोका गया था, लेकिन फिर भी अभी भी ज्यादातर इंसान उस स्वीट ड्रीम में रहना ही पसंद करेंगे, इसलिए हमारे पास अभी भी इस सबको ठीक करने का समय है। मगर इधर उसी वक्त अंकल हान अपनी स्वॉर्ड लेकर के उस प्रीस्ट के पीछे आ जाते हैं। चिल्लाते हुए उनसे कहते हैं कि कमीने नाइदर एविस के क्रिएचर्स, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने समय हमारे ऊपर हमला करने की। प्रीस्ट कहता है कि तो क्या हुआ अगर हमने ऐसा कर भी दिया है, वैसे भी इस ईस्टर्न रीजन में तुम सभी लोगों को हमारी आर्मी खत्म कर डालेगी और तुम सभी लोगों को जल्दी मारना तो बस सिर्फ एक बोनस की तरह है। अंकल हान उससे कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही बड़ी बातें कर रहे हो, मगर क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये ह्यूमन टेरिटरी है। जिसमें प्रीस्ट कहता है कि तुम भले ही एक असेंशन कल्टीवेटर हो, पर हम भी दर्जन्स ऑफ सोल इंटीग्रेशन अलाइट कल्टीवेटर्स हैं। उसी वक्त ली भी अपनी स्वॉर्ड लेकर के वहां जाता है और उससे कहता है ओ तो तुम कमीने लोग फिर से, टाइम पहले ही मैंने तुम्हारे जैसे हजारों लाखों लोगों को खत्म कर दिया और अब लगता है कि ये टाइम दूसरे राउंड का है। आगे खड़ा होंग भी उससे कहता है तो तुम ही लोग हो ना वो जो यहाँ पर घात लगा करके हमला करने के लिए आए थे। उधर उन दोनों को भी देख के वहाँ पे सर्पेंट प्रीस्ट भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या, यहाँ पे अब 2 और असेंशन कल्टीवेटर्स आ चुके हैं। देख इधर अंकल हान भी हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं कि ये प्रेशर, ये तो एक ग्रेट असेंशन स्टेज की कल्टीवेटर का है और ये ऑरा आखिर ये इतना ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रहा है। तभी उनमें से एक सर्पेंट भी अपने प्रीस्ट से पूछता है कि प्रीस्ट आखिर अब हम इन तीनों का क्या करें। सर्पेंट उनसे कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, जल्दी से अपनी सारी एनर्जी के साथ में तुम लोग मुझे सपोर्ट करो। के साथ ही वो लोग सर्पेंट प्रीस्ट के अंदर अपनी एनर्जी को डालने लगते हैं, जिससे वो अपनी छड़ी को यूज करते हुए अपने सामने एक बड़ी सी सील्ड एक्टिवेट कर देता है। कहता है कि बिना कोई ट्रेस छोड़े हम लोग यहाँ से बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। जो देखेगा तो वो तीनों लोग जल्दी से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि जल्दी से उन लोगों को पकड़ो, वो लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो प्रीस्ट सर्पेंट कहता है कि तुम्हारा कुछ भी करना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि ये स्टाफ एक सीक्रेट रेलिक है जो कि हमारे पैट्रियार्क ने मुझे दिया है, इसलिए यहाँ तक कि एक ट्रिब्यूलेशन स्टेज का कल्टीवेटर भी मुझे यहाँ पर रोक नहीं सकता।
तो फिर आखिर यहाँ पर तुम्हारी क्या औकात है। लेकिन इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि जुलियन फिर से अपनी फ्लूट को स्टार्ट कर देता है, जिसकी की धुन फिर से उस पूरे एरिया में फैलने लगती है। तो लीवी कहता है कि इस फ्लूट को सुनकर तो मुझे डांस करने का मन कर रहा है, जबकि इधर होंग भी अपने आप को काफी मुश्किलों से संभाले होता है। और वो सरपेंट पीसते अपने दांत पीसते हुए कहता है कि नहीं नहीं, फिर से नहीं, ये कमीनी फ्लूट फिर से आ गई। साथ ही वो फिर से उस फ्लूट की धुन में मदहोश हो जाते हैं और वो सभी सरपेंट अचानक से डांस करने लगते हैं, जिसे देखकर तो होंग भी शौक होते हुए कहता है कि आखिर अब ये लोग क्या कर रहे हैं। ली कहता है कि क्या ये हमारा कोई मजाक उड़ा रहे हैं। जब अंकल हान भी उस धुन को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ये फ्लूट तो वही है जिसने कि मुझे जगाया था। इसका मतलब फिर तो ये वही बंदा है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। इस इनके अंदर जरूरी कोई छुपा हुआ मॉन्स्टर है। हमें इधर मियावी को भी दिखाया जाता है, उसको भी वो धुन सुनाई देती है तो वो अपने रूम से निकल करके उस धुन के पीछे पीछे ही जाने लगती है। कहती है कि आखिर इतनी ज्यादा प्यारी फ्लूट कौन बजा रहा है। साथ ही वो धुन का पीछे करते हुए एक रूम में आती है तो उस रूम के अंदर कोई और नहीं बल्कि हमारा जुलियन बैठा होता है। तो इतने हैंडसम बंदे को इतनी प्यारी बांसुरी बजाता हुआ देख करके मियावी के तो होश उड़ गए होते हैं और वो काफी ज्यादा ब्लश करते हुए उससे कहती है कि सीनियर, आपको डिस्टर्ब करने के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तो बस यहाँ पर इस प्यारी सी आवाज को सुनते हुए आ गई। जैसे जुलियन मियावी को देखता है तो वो अपने मन में कहता है कि एक मिनट रुको, क्या किसी ने मुझको पहचान लिया है? ये मत कहना कि यहाँ पे मेरा फैन मेरा पीछा करते हुए आ गया है। जिसके साथ ही फिर अगले ही पल सीधा जुलियन मियावी के हाथ को पकड़ लेता है। उससे कहता है कि खैर अगर तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल ही गया है, इसलिए चलो फिर अब मैं प्रिटेंड करना छोड़ देता हूँ, चलो तुम्हें मैं अपना प्रीसियस ऑटोग्राफ देता हूँ। जुलियन की ये सारी बातें सुन करके और उसे अपनी इतनी करीब देख करके मिस मियावी तो शर्म के मारे और भी ज्यादा लाल हो जाती है। जबकि जुलियन उससे कहता है कि तो बताओ कि आखिर मैं कहाँ पे साइन करूँ। तो मिस मियावी अभी भी और भी ज्यादा ब्लश करते हुए कहती है कि आखिर इस बंदे के साथ में क्या गड़बड़ है, इसने अचानक से मुझे अपने रूम में खींच लिया, पता नहीं अब आखिर ये किस तरीके के नॉनसेंस ऑटोग्राफ के बारे में बात कर रहा है, आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। वो जुलियन से दूर हटती है और उससे कहती है कि सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, लगता है कि आपने कुछ गलत समझ लिया है, मैं यहाँ पे आपके ऑटोग्राफ के लिए नहीं आई हूँ। उससे कहता है कि हैं फिर आखिर तुम मेरे रूम के बाहर क्या कर रही थी, क्या तुम मेरे ऑटोग्राफ का इंतजार नहीं कर रही थी। जिस पे मियावी फिर से शर्म के मारे लाल हो जाती है और उससे कहती है कि मेरा नाम एन मियावी है और मैं यहाँ पर तुम्हारी फ्लूट की धुन को सुनते हुए आई थी, वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी, तो बस उसे सुनते हुए यहाँ पे आ गई, मेरा आपको डिस्टर्ब करने का कोई मतलब नहीं था, तो इसलिए मैं नहीं जानती कि आखिर आप कौन हैं और ना ही मैं यहाँ पर आपके किसी ऑटोग्राफ के लिए आई हूँ, मगर क्या मैं अब आपका नाम जान सकती हूँ और क्या आप इस ईस्टर्न डोमेन में काफी ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी है। इस पे जुलियन उसे अपना नकली नाम बता हुआ कहता है कि ठीक है मेरा नाम ये फैन है, तो मैं होंगजू से हूँ, मेरे ख्याल से मैं थोड़ा फेमस भी हूँ। इस पे कि एन मियावी यानी कि एन कहती है कि क्या आप होंगजू से हैं। पूछता है कि हाँ क्यों। कहती है कि ये फैन मैंने सुना है कि होंगजू काफी ज्यादा गरीब जगह है और एल्डर ने मुझसे कहा था कि वो जगह काफी ज्यादा बैकवर्ड है, इसका कि इस ईस्टर्न रीजन में जरा सा भी इन्फ्लुएंस नहीं है और वहाँ पे शायद ही कोई सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर है, मगर अब जब ज़ुआनटियान इस तरीके से इतना आगे बढ़ चुका है तो मुझे पता चला कि ज़ुआनटियान को काफी ज्यादा सीरियसली अंडर एस्टिमेट किया गया। जुलियन कहता है कि तो क्या अब तुम उसके बारे में अच्छा सोचती हो। एन भड़कते हुए कहती है कि नहीं, वो तो पहले से भी ज्यादा बुरा हो चुका है, क्योंकि वो कमीना मिस्टी पीक का पीक मास्टर ये जुलियन, वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करता है और कई सारे गंदे काम करता है और उसने अपने सभी डिसाइबल्स को भी बिल्कुल अपनी ही तरह डकैत बना लिया है, तक कि उसने वुजू में सभी कल्टीवेटर्स और मुझे और मेरे अंकल को भी लूटा था। तो बताओ एक पेसिडो इमोर्टल इतने ज्यादा गंदे काम कर रहा है, तो क्या उस कमीने को एक कल्टीवेटर भी कहलाना सही रहेगा, बल्कि वो तो इस दुनिया में कल्टीवेटर्स के नाम को डुबा रहा है। अब इधर एन की ये सारी बातें सुनते हुए जुलियन उसे कहता है कि मिस एन, आपकी बातें सुनकर के मुझे लगता है कि आपको कुछ ज्यादा ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ख्याल से तो होंगजुन में ये जुलियन ने काफी ज्यादा अच्छे काम किए हैं और वो ना सिर्फ काफी ज्यादा अच्छा और पावरफुल है बल्कि वो तो काफी ज्यादा हैंडसम भी है और हर एक एंगल से बिल्कुल फ्लॉलेस है और यहाँ तक कि एक आदमी होते हुए भी मुझे भी उससे फीलिंग्स हो जाए, इसलिए मुझे यकीन है कि उस तरीके का बंदा कभी भी इस तरीके के गंदे काम को तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। फैन उससे कहती है कि ये फैन यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही हैं, इसलिए तुम यहाँ पर मुझे बिल्कुल सच सच बता सकते हो, क्योंकि मैं किसी से भी नहीं कहने वाली और तुम्हें उस व्हाइट हेयर डीमन से डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। जुलियन कहता है कि यार मैं झूठ नहीं बोल रहा, तो तब वैन कहती है कि मैं समझ गई, मेरे ख्याल से ये जुलियन ने होंगजू के सभी लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया है और तुम सब लोग उसके बारे में सच बोलने से डरते हो और साथ ही तुम लोग हर दिन उसके डर में जीते हो, है ना। तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्टिस की हमेशा जीत होती है, मैं जल्दी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगी और तुम सभी लोगों को उस डीमन से बचाऊंगी। इस पे से जुलियन भी अपने सिर को पकड़ लेता है और अपने मन में कहता है कि अब इस लड़की को समझाना तो बिल्कुल नामुमकिन है। जुलियन के इस मुंह को देखते हुए एन उससे कहती है कि ये फैन, आखिर तुम्हारे इस फेस का क्या मतलब है, क्या मैंने कुछ गलत कहा। तो जुलियन उसे कहता है कि नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम तो बस इसी तरीके से बढ़ती रहो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, एक दिन तुम ये जुलियन को हरा करके होंगजू को जरूर बचा लोगी। तो एन भी खुश होते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, ये फैन मैं बहुत अच्छा करूंगी। इसके साथ ही फिर वो अपने पीछे अंकल को देखती है और कहती है कि लगता है कि अंकल दरवाजे पे खड़े हैं। वो बाहर जाते हुए अपने अंकल
से कहती है अंकल फैन मैं यहाँ पे हूँ। उसका अंकल उससे पूछता है कि मिस आखिर आप यहाँ पे क्यों हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि आप अपने रूम में ही रुके रहना। तो एन उससे कहती है कि मैंने यहाँ पर किसी को फ्लूट बजाते हुए सुना था जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी, तो इसलिए मैं उस आवाज को सुनते हुए यहाँ पे आ गई। जिस पे तो अंकल फैन में हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुमने उस बांसुरी वाले को ढूंढ लिया? एन सीधा जुलियन को बाहर लाते हुए कहता है कि हाँ, और वो ये है, इसका नाम ये फैन है। तो अंकल भी उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि ये फैन वाकई में आपकी स्किल काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। भी कहता है कि हाँ वो कुछ भी नहीं है, वो तो बस मेरा थोड़ा सा टैलेंट है। वहाँ पे जुलियन के पास में होंग और ली भी आ जाते हैं। इसके साथ ही जुलियन उन लोगों से टेलीपैथी के थ्रू कह देता है इन लोगों के सामने मुझे खाली ब्रदर ये कह के बुलाना, मेरा भांडा मत फोड़ देना इनके सामने। समझते हुए तो इधर होंग भी उसे कहता है कि ये ब्रो बाहर की सारी सिचुएशन हम लोगों ने अच्छे से हैंडल कर ली है। साथ में जब एन की नजर होंग के ऊपर पड़ती है तो उसकी खूबसूरती को देख कर तो इधर एन भी शर्मा जाती है और अपने मन में कहती है वाओ ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, बिल्कुल एक फेरी की तरह। फिर वो जुलियन से पूछती है कि आखिर ये दोनों कौन है? जुलियन उसे बताता है कि वो रेड वाला वैंग कुई हुआ है और जिसके हाथ में ब्लेड है उसका नाम ली टाइडान है। उसे भड़कते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर ये पागल हमें ये अजीब से नाम क्यों दे रहा है? इधर ली तो अपने मास्टर की बात को मानते हुए कहता है कि हाँ मेरा नाम ली टाइडान है। इधर होंग के इस अजीब से नाम को सुनकर तो एन भी अपने मन में कहती है कि ये कितनी ज्यादा बुरी बात है, ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, जबकि इनका नाम कितना ज्यादा बुरा है। के बाद में फिर एन उन सभी लोगों को ग्रीट करती है और उनसे कहती है ठीक है, फिर आप सभी लोगों से मिलकर के काफी ज्यादा खुशी हुई, मैं चलती हूँ, आप लोगों से बाद में मिलेंगे। फिर मिस एन और उसका अंकल वहाँ से जाने लगते हैं। तो वो देखेगा ली जुलियन की तारीफ करते हुए कहता है कि मास्टर आपने काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करी। कहता है कि वो धोखेबाज जरूर कोई ना कोई हरकत तो दोबारा करेंगे, इसलिए हमें अगले कुछ दिनों तक इसी तरीके से चुप रहना होगा कि उन धोखेबाजों तक हमारी खबर न पहुंच जाए। जुलियन उन्हीं बहरूपियों की बात कर रहा होता है जिन्होंने कि उसका रूप ले रखा है। सुनकर के ली भी उससे कहता है कि मास्टर वाकई में आप काफी ज्यादा समझदार हैं। ली को जुलियन की इतनी ज्यादा तारीफ करता हुआ देख करके मनाते हुए अपने मन में कहता है कि जरा देखो बिल्कुल उस माउसी की तरह एक और चापलूस आ गया। इसके अलावा आखिर इस कमीने ने मेरा नाम वेंग चुई हुआ क्यों रखा? तो हमें वापस से मिस एन और अंकल का सीन दिखाया जाता है कि अंकल एन से कहते हैं कि वो ये फैन वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं था, यहाँ तक कि आज उसने अपने आप को शो भी नहीं कराया, फिर भी उसने अपने फ्लूट के साउंड से ही दुश्मन की सारी फॉर्मेशन को खराब कर दिया। इसका मतलब उसके पास में वाकई में रियल स्किल्स है। सुनकर एन भी अपने अंकल से कहती है कि अंकल क्या आपको वाकई में लगता है कि वो इतने ज्यादा अमेजिंग है? तो अंकल फैन उसे बताते हैं कि उन दोनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बात को माना और जब वो तीनों एक साथ खड़े थे तो मुझे एक अजीब सी फेमिलियर सी सेंस हुई, उनके उस ग्रुप में जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। वो एन से कहते जाते हैं कि अब मैं सोने जा रहा हूँ, मेडिसिन किंग वैली जल्दी ही ओपन होने वाली है। इसी के साथ ही हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अचानक से माउंटेन्स के पीछे से एक पावरफुल सी गोल्डन कलर की एनर्जी आसमान में अनलेस होती है। देखेंगे तो बाकी सभी लोग भी बाहर आते हुए कहते हैं कि लगता है कि वैली ओपन हो गई है, मेडिसिन किंग वैली वो खुल चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि मगर ये कुछ अजीब बात है, सोचा था ये तो उससे पहले ही ओपन हो गई। इधर एन और उसका अंकल भी बाहर आ जाता है और फिर अंकल कहता है कि मिस चलो चलते हैं। साथ ही हमें जुलियन और उसकी टीम को भी दिखाया जाता है, वो भी रेडी होकर के बाहर आ चुके होते हैं और जुलियन भी उन लोगों से कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये वैली इतनी जल्दी खुल जाएगी। खैर चलो छोड़ो, अब जबकि ये ओपन हो चुकी है तो अब चलते हैं। तभी अगला सीन हमें मेडिसिन किंग वैली के ठीक बाहर का सीन दिखाया जाता है कि वो सभी लोग इकट्ठा हो चुके होते हैं और उसके बारे में बात करते हुए कहते हैं कि तो उसके अंदर से अभी भी ट्रेजर्स की खुशबू आ रही है, तो उसमें से एक सुप्रीम ग्रेड की हर्ब भी मिल गई, मैं बड़ी आसानी से ग्रेट असेंशन में ब्रेक थ्रू कर लूंगा। उसके बाद में मेरी जिंदगी 50,000 सालों तक बढ़ जाएगी जिसे मैं मजे से एंजॉय करूंगा। और तभी उनमें से एक बंदा मेडिसिन किंग के बारे में बात करने लगता है, तो ये सुनकर के एन अपने अंकल से पूछती है कि अंकल मेडिसिन किंग कौन होता है? अंकल उसे बताता है कि जैसे कि हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड की रैंक्स होती है वैसे ही स्प्रिट हर्ब्स, ट्रेजर हर्ब्स, मेडिसिन किंग, ग्रेट किंग्स एंड इमोर्टल हर्ब्स सभी कैटेगरीज की भी लोअर और सुपीरियर ग्रेड्स होते हैं। ज्यादातर कल्टीवेटर्स ने सिर्फ स्प्रिट हर्ब्स, ट्रेजर ही देख रखा है। ये चीजें बोली लगाने वाली जंग छेड़ देती हैं और अगर ये चीज कहीं रैंडमली मिल जाती है तो इसके लिए लोग एक दूसरे की जान के पीछे भी लग जाते हैं। और मेडिसिन किंग तो बहुत ही ज्यादा रेयर पाने वाली चीज है जो कि कम से कम 10,000 सालों में देखी जाती है। उसके लिए यहाँ तक कि एक ट्रिबुलेशन स्टेज का कल्टीवेटर भी वॉर छेड़ देता है। और फिर एन अपने अंकल से कहती है कि अंकल यहाँ पे तो काफी सारे लोग हैं, तो क्या ये वैली इतने सारे लोगों को संभाल पाएगी? अंकल उसे बताते हैं कि मेडिसिन किंग वैली में समय और हेड काउंटर पर रिस्ट्रिक्शंस हैं और जो कोई भी उसके अंदर सीरियसली इंजर्ड हो जाएगा इस वैली की फॉर्मेशन उसे ऑटोमेटिकली बाहर निकाल देंगे, क्योंकि बहुत पहले ही मेडिसिन सेज ने इन सब चीजों को परफेक्टली सेटअप कर दिया था और हम जूनियर्स उनके इस एहसान को कभी नहीं चुका पाएंगे। साथ ही जब उनकी नजर मोंक्स के ऊपर पड़ती है तो उन्हें देख वो कहते हैं कि एक मिनट रुको, यहाँ तक कि ज़ुआनकोंग टेम्पल के मास्टर भी यहाँ पे आए हैं जो कि एक ट्रिबुलेशन कल्टीवेटर है। लगता है कि अब ये मुकाबला बहुत ज्यादा जोरदार होने वाला है। मिस एन तुम मेरे ही साथ रहना
जाना और अकेले कहीं मत भटक जाना। तभी हमें उन मॉन्क्स को भी दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर की बात करते हुए कहते हैं, अमिताभ जब मास्टर रेंडेंग हमारे साथ में है तो फिर उनके होते हुए हम जरूरी वहाँ से ट्रेजर तो लेके ही आएंगे। अमन कहता है कि हाँ जरूरी, वो पिछली 1 लाख साल पहले जब गए थे तो तब वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर के बाहर आए थे, इसलिए मास्टर रेंडेंग के ब्लेसिंग्स में हमारे इस वैली का सफर काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और तभी हमें मास्टर रेंडेंग को दिखाया जाता है जो कि बैठे हुए ध्यान लगा रहे होते हैं और अपने मन में कहते हैं कि लोग जितना सोच रहे हैं ये जगह उससे भी ज्यादा खतरनाक है, ताकि पिछली बार इसके अंदर मेरा डाउ हर्ट भी टूटने वाला था और फिर उसके बाद में मैंने अपने आप को इतना ज्यादा हार्ड ट्रेन किया, अपने आप को सरपास्ट करके इस लिमिट तक पहुंच पाया। इस बार उस वैली के वो परेशान करने वाले जीव वो मुझसे बच नहीं पाएंगे, मैं उन सबको सप्रेस कर दूंगा। के साथ ही उस वैली के पास में इधर हमारी जूलियन की टीम भी आ गई होती है। तो लीव उस वैली को देखते हुए जूलियन से कहता है कि मास्टर, ये है वो वैली जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये पूरी तरीके से रेयर हर्ब से भरी पड़ी है, इसके बाहर जो चीजें अनमोल है वो यहाँ पर बिल्कुल कॉमन सी है। तो ये सुनकर के जूलियन भी अपने मन में कहता है कि चाहे ये कितनी भी ज्यादा डिवाइन हर्ब्स ही क्यों ना हो, मुझे टोंगर देगी उसकी तो ये चीजें कंपेयर भी नहीं कर सकती। लेकिन खैर किसी पता है कि इसके अंदर अब कितना ज्यादा मजा आने वाला है। इधर एक और बार वैली के अंदर गोल्डन पावर्स अनलेस होती है, इसके साथ ही वो वैली ओपन हो जाती है। तो बाकी ये सभी कल्टिवेटर्स जल्दी जल्दी उसके अंदर जाने लगते हैं। अंकल फैन भी एन से कहते हैं कि मिस जल्दी से चलो। उनके साथ ही मास्टर रेंडेंग भी अपने 5 लोगों को वहीं पे छोड़ करके अंदर जाने लगते हैं। इसी के साथ में जुलियन और उसकी टीम भी अंदर जाने के लिए रेडी हो जाती है। इसी के साथ ही वो सभी लोग मेडिसिन किंग वैली में चले जाते हैं। इसके बाद अगला सीन हमें मेडिसिन किंग वैली के अंदर का दिखाया जाता है। देखा तो जुलियन भी कहता है कि तो ये है मेडिसिन किंग वैली के अंदर का व्यू। तभी अचानक हमें हॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। अपनी पावर्स को सेंस करते हुए शॉक होकर के कहता है कि ये क्या, अचानक से यहाँ पे मेरी कल्टीवेशन सील कैसे हो गई और अभी मैं सिर्फ केवल 9th लेवल की रिफाइनिंग स्टेज पर हूँ। तो लीवोजी भी अपनी पावर्स को देखते हुए कहता है कि हाँ और मैं भी। लेकिन जब जुलियन अपनी पावर्स को सेंस करता है तो वो अपने मन में कहता है कि मेरा लेवल तो बिल्कुल पहले की तरह ठीक है, लगता है कि मेडिसिन सेज की रिस्ट्रिक्शंस टोंगर के ऊपर काम नहीं करती। गाइस टोंगर मेरे ख्याल से जुलियन के सिस्टम का नाम है। ये सब देखते हुए फिर जुलियन अपने मन में कहता है कि फिर भी मैं परफेक्ट की रिफाइनिंग में होने का नाटक करूंगा कि आखिरकार मैं बेवकूफ बन करके लोगों को चलने का काम ही तो सबसे अच्छा करता हूँ। जुलियन उन तीनों लोगों से कहता है कि देख करके लगता है कि उस मेडिसिन सोवेरियन ने सभी लोगों की कल्टीवेशन सेम लेवल पर सप्रेस कर दी है, जो कि वाकई में एक काफी ज्यादा स्मार्ट मूव है। इसकी वजह से सभी चीजें बिल्कुल फेयर हो जाएंगी, कोई भी पावरफुल फाइटर इस वैली को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। ये काफी बड़ा है, ये सप्रेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से तो मैं अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा और ना ही अपनी उन बड़ी स्वॉर्ड्स का। इधर जब जुलियन ली के हाथ में एक ब्लेड को देखता है तो उसे कहता है कि क्या तुम अभी भी इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हो? तो ली कहता है कि ये मेरे लिए काफी ज्यादा सेंटिमेंटल है, ये मेरे पास तब से है जब से मैंने पहली बार कल्टीवेशन शुरू की थी, तब से जब से मैं कुछ भी नहीं था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इसका फिर से इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिस्टम जुलियन को बताता है कि होस्ट आप मेडिसिन किंग वैली में आ चुके हैं, इसलिए जल्दी से डेली चेकिंग को एक्टिवेट कीजिए। जैसे जुलियन उसे एक्टिवेट करता है तो उसे बताया जाता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, रिवॉर्ड के तौर पे आपको एक प्रीम डाउ एनलाइटमेंट टी का जार मिलता है जो कि खाली समय में चाय बनाने के लिए बिल्कुल ठीक है। कहते तो जुलियन भी गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता है कि क्या यार सिस्टम, क्या तुम वाकई में ऐसा कर रहे हो? तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे कल्टीवेट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मुझे ऐसी चीज दे रहे हो। छोड़ो, मैं इसे आइस टी के तौर पे इस्तेमाल करूंगा। इधर जुलियन के इस तरीके के फेस को देख करके तो पीछे से हम खुश होते हुए कहता है, देख करके लगता है कि ये बंदा कल्टीवेशन सप्रेस होने की वजह से थोड़ा दुखी है और अब जब हम दोनों इक्वल लेवल पे हैं तो अब बस मुझे एक अच्छे मौके की जरूरत है जिसके साथ ही मैं इसे बड़ी आसानी से क्रश कर डालूंगा। जुलियन तुम बस इंतजार करो, जब मेरा वो अच्छा टाइम आएगा तो तुम बहुत ही ज्यादा सफर करने वाले हो। होंग सोच रहा होता है कि कैसे वो जुलियन से अपनी बेइज्जती का बदला लेगा और उसे रस्सी से बांध करके कोड़ों से पीटेगा। तो अभी भी वो अपने उस चाकू को देखते हुए कहता है कि अरे हाँ, मैंने सुना था कि अगर यहाँ पर कोई बंदा फाइट में मरने वाला होगा तो वैली उससे पहले ही इंस्टेंटली उसे बाहर टेलीपोर्ट कर देगी, तो इसलिए हमें बिना होल्ड बैक किए पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। सुनकर के तो इधर होंग गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है कि आखिर अब यह क्या चीज है, आखिर ये किस तरीके के बकवास रूल है? अगर मैंने यहाँ पर इस ये जुलियन के साथ में कुछ भी किया तो फिर ये बाद में बाहर मुझसे मिल लेगा और वहाँ ये मेरी हालत खराब कर देगा। तो मतलब मेरा प्लान तो साला शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। जुलियन भी होंग के इस तरीके के चेहरे को देख करके समझ गया होता है कि होंग उसी के बारे में सोच रहा है कि कैसे वो अपनी बेइज्जती का उससे बदला लेगा। मगर ये तो उसके लिए काफी बुरी बात है कि मेरी पावर्स बिल्कुल भी सप्रेस नहीं हुई है और मैं इंतजार कर रहा हूँ जब वो ये जानेगा तो उसका फेस कैसा रहेगा। तो मौसी की नजर कुछ हर्ब्स पर पड़ती है, हिल रही होती है, तो मौसी कहती है कि मास्टर जरा देखिए वो हर्ब्स हिल रही हैं। तो अभी ली अपना ब्लेड लेकर के उसकी ओर जाता हुआ कहता है कि लगता है कि हेवेंस हमारे साथ में है, क्योंकि हर्ब्स कुछ चल करके हमारे हाथ में आ गई। तो जुलियन कहता है कि अपना गार्ड डाउन मत करना, क्योंकि इन हर्ब्स के पास अपना सेंस है, तो एक ही कंडेंशनल रिल्म की पीक पर है। तो उन्हें वहाँ पे देख करके वो हर्ब्स भी गुस्सा होते हुए कहती है कि लगता है कि ह्यूमंस फिर से हमारे लिए आए हैं, तो पुराने दिनों की तरह हमें भी अच्छा मजा चखा करके यहाँ से भगा देंगे। इसके साथ ही हमें उस हर्ब के बारे में बताया जाता है कि एक 3 लीफ क्लोवर ग्रेट ट्रेजर हर्ब होती है, एक और हर्ब होती है जिसका नाम फॉक्सटेल होता है जो कि ग्रास ग्रेट ट्रेजर
कैंसर हर्ब होती है। और भी हंसते हुए उन्हें अपनी ओर आता हुआ देख कर कहती है कि लगता है कि इन लोगों को मजा चखाना ही होगा, हम लोग इन लोगों को कुत्ते की तरह इस वैली में घुमाएंगे। तो कहते हैं ली भी अपनी प्लेट को रेडी करते हुए उससे कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम जैसी हर्ब्स की तो कुछ ज्यादा ही जवान चलती है। साथ ही हॉन्ग भी अपनी फायर के साथ में उन हर्ब्स के ऊपर अटैक कर देता है। तो सामने से इधर वो हर्ब्स ही अपने आप को हिला हिला करके उनकी फायर के ऊपर अपने स्लैशों से अटैक करते हैं और उसकी सारी फायर को वहीं पे सप्रेस कर देते हैं। तो कहते इधर हॉन्ग भी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि ये क्या, अपनी 40% पावर का इस्तेमाल कर दिया लेकिन फिर भी मैंने जला नहीं पाया, और अगर इस वैली के बाहर में मैंने अगर अपनी इतनी पावर का इस्तेमाल किया होता तो इन लोगों से 2 रेल्म ऊपर वाले बंदे भी भाप बन चुके होते। तो इधर हॉन्ग ये सब सोच रहा होता है कि तभी हर्ब भी चिल्लाते हुए हॉन्ग से कहती है कि कमीनी वुमेन, अगर तूने मुझे उंगली भी लगाने की कोशिश की इस बार मैं तुझे पेड़ पर नंगा टांग करके कुत्ते की तरह मारूंगा। तो भाई इधर हॉन्ग अब और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, साथ ही अपनी क्रिम्सन सोल डीमन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए ऊपर एक पहले से भी ज्यादा पावरफुल फायर अटैक करता है। वो हर्ब्स भी पीछे नहीं रखती और उसके ऊपर अपने स्लैश अटैक से फिर से अटैक करती है। वो कहती है कमीने बेच, मुझे एक चींटी की तरह हराना आसान नहीं है। इधर अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि वो हॉन्ग की फ्लेम इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उन हर्ब्स के अटैक भी कुछ नहीं कर पाते। तो वो हर्ब भी अपनी बाकी के हर्ब्स के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जैसे यहाँ और मेरी मदद करो, ये क्रेजी वुमेन तो मुझे अपनी इस आग के साथ में भून डालेगी। सुनते ही वो बाकी के हर्ब्स भी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है और फिर हर्ब्स मिलकर के हॉन्ग के अटैक को रोकने के लिए अपने मुंह से एक पावरफुल अटैक करते हैं जो कि मिलकर के काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है। हॉन्ग को भी प्रॉब्लम होने लगती है और वो अपने मन में कहता है कि मेरी इन टेक्निक्स में मेरी सेलेस्टियल रूट्स से बूस्ट है जो कि एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर को भी ओवरपावर्ड कर दे। फिर भी ये छोटी मोटी क्यूआई कंडेंसर रिल्म की हर्ब मेरी इन फ्लेम्स को रोक पा रही हैं। उनको देख करके ली भी पीछे से आगे बढ़ता है और उससे कहता है कि सीनियर रेड चिंता मत कीजिए, मैं भी आपकी इसमें मदद करता हूँ। ली भी हॉन्ग के फायर अटैक में अपने स्लैश की अटैक्स की पावर डालता है जिससे उनका वो अटैक और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो फाइट करते हुए देख करके इधर जियाजी भी उन्हें चेयर करते हुए कहती है कि ब्रदर ली जाओ, आप ये कर सकते हैं। जबकि जुलियन भी ये सब देख करके अपने मन में कहता है कि ओ तो ये है मेडिसन किंग वैली, ये काफी इंटरेस्टिंग है। रेड के 1000 लीफ और लीवूजी के टैलेंट के हिसाब से उन लोगों को तो यहाँ पे अपने एक स्तर ऊपर वाले बंदे को भी हरा देना चाहिए था, लेकिन अब वो लोग तो यहाँ पर बिल्कुल उन हर्ब्स के बराबर पे है। तो मतलब जरूर यहाँ पर कोई ना कोई तो गड़बड़ है। जुलियन एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके इस सब के बारे में सोचने लगता है। कहता है कि हाँ मैं समझ गया, हर्ब्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि उन्हें फॉर्मेशन से बफ मिल रहा है। तो ये सब वो मेडिसिन किंग सोवेरियन ही कर रहा है और मुझे लगता है कि जो ऑपरेशन फेयरनेस के लिए लगाया गया था शायद उनके लिए नहीं बल्कि इन हर्ब्स की मदद के लिए था। वो कमीना गीजर अपने इन प्रीसियस प्लांटों को बचाए रखना चाहता था और ये वैली तो पहले भी खोली जा चुकी है। पर पहले इस वैली में जाने वाले किसी भी बंदे ने हमें इस ट्रैप के बारे में नहीं बताया। लगता है कि वो लोग भी चाहते हैं कि बाकी के सभी लोग भी उन्हीं की तरह इस चीज को सफर करें। तो ठीक है फिर ओल्ड मैन, अगर तुम इस तरीके से खेलना चाहते हो तो फिर क्यों ना मैं भी तुम्हारी तरह ही इस खेल को खेलना चालू करूं। तो कहते ही जुलियन अचानक से एक चुटकी बताता है जिसकी वजह से के सामने की उस पूरी जगह के ऊपर एक बड़ी सी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। वैसे उन लोगों के ऊपर एक प्रोटेक्शन शील्ड आ जाती है और फिर अपने मन में कहता है कि चलो अब देखते हैं कि आखिर तुम सभी हर्ब्स बिना इस फॉर्मेशन की मदद के कैसे चीटिंग करोगी। साथ ही दिखाया जाता है कि जुलियन के उस प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर सभी हर्ब्स के ऊपर वैली की मदद हट जाती है। हॉन्ग और ली का वो अटैक उन लोगों के ऊपर ओवर पावर करने लगता है और वो सभी हर्ब्स वहाँ पे जलने लगती है। देख करके हॉन्ग भी खुश होते हुए कहता है कि वो लोग लड़खड़ा रहे हैं, जल्दी से उनको जला डालो। वो हर्ब्स भी जलने की वजह से चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है, हम लोग उनको और ज्यादा होल्ड बैक क्यों नहीं कर पा रहे। कहते हुए फिर वो हर्ब्स हॉन्ग से माफी मांगने लगते हैं। इधर हॉन्ग उनकी बात को जरा भी नहीं सुनता और उनको अपनी फायर से और भी तेजी से जलाने लगता है और कहता है कि तुम लोग अब बिल्कुल नहीं बच पाओगे, बस जल करके राख हो जाओ। हॉन्ग के उस अटैक को अपनी ओर आते हुए देख के वो सभी हर्ब्स तो अब इधर रोने लगती है, वहाँ से अपनी जान बचा करके दूसरी ओर भागने लगती है। उनके सामने लिया जाता है जो कि अपने नाइफ से उन्हें काट काट करके कलेक्ट करने लगता है। कहता है कि ब्रदर हॉन्ग, ये लोग अब अपनी लड़ने की विल को हार चुके हैं, इन्हें वेस्ट करने से बढ़िया हम इन्हें कलेक्ट करें, वैसे भी ये काफी ज्यादा प्रीसियस है। हमें दिखाया जाता है कि तभी हॉन्ग के पीछे जुलियन भी आ जाता है और उससे कहता है कि बुरा नहीं है, तुमने आखिरकार फाइनली ये कर ही लिया, उन सबको ले लो, बाद में हम उनका सूप बनाएंगे। ली भी अपने मास्टर की ये सारी बातें सुनने के बाद में उन सबको कलेक्ट करने लगता है। फिर हमारी छुटको जियाओजी डंडे से एक हर्ब को छेड़ते हुए कहती है कि ये वाला तो अभी भी हिल रहा है। तभी उसी वक्त उन हर्ब्स की एक वेल आगे की ओर बढ़ती है, अपनी पूरी ताकत के साथ में आसमान की ओर एक एनर्जी अनलिस करती है। इस वजह से आसमान में एक ग्लो करता हुआ एक्स बन जाता है। उसे देख करके जियाओजी भी घबराते हुए कहते हैं कि शिट, आखिर ये क्या है। जिलियन भी उसे देखते हुए कहता है कि ये तो एक डिस्ट्रेस सिग्नल है। सुनकर कहते हॉन्ग भी एक्साइटेड होते हुए कहता है कि ये तो अच्छा है, लगता है कि हर्ब्स अपनी मदद के लिए यहाँ पे किसी को बुला रही हैं, मजा आएगा, मैं उन सबको भी अपनी फायर के साथ में भून डालूंगा। जैसे जुलियन उसे कहता है कि अब तुमको ज्यादा ही बढ़ चढ़ करके नहीं बोल रहे हो, भूल गए कि अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें इन हर्ब्स को भी हराने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी, की मदद के तो तुम इन सबको हरा भी नहीं पाते। तो हॉन्ग भी कहता है कि हाँ, मैंने नहीं सोचा था कि हर्ब्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी और शायद से अगर वो इसी तरीके से बार बार आती रही तो शायद हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। मेडिसिन किंग सोवेरियन ने
हमारी पावर्स को तो सप्रेस कर दिया है, इन सभी हर्ब्स की बफ देते हुए पावर बढ़ा दी है। वो साला कमीना सेज कितना ज्यादा चालाक निकला, हर 1 लाख साल बाद में अपनी इस वैली को ओपन करता है। लोग उसे जनरस समझते हुए उसे एडमायर करते रहे, असलियत में तो वो इस सब चीज का नाटक करता है। बिली कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और रूमर्स के हिसाब से तो उसका कैरेक्टर काफी ज्यादा जनरस और काइंड है। वो एक हीलिंग मास्टर है जिसकी रेस्पेक्ट इस पूरे ईस्टर्न डोमेन में है। मुझे नहीं लगा था कि वो इस तरीके से लोगों को पागल बना करके अपने ट्रैप में फंसाएगा। वो शायद से अपने इन प्लांट्स को कुछ ज्यादा ही प्यार करता है। इस पर होंग उसे कहता है कि तो फिर आखिर वो अपनी इस वैली को ओपन ही क्यों करता है? वो अपने प्लांटों को इतना ही ज्यादा प्यार करता है तो वो वैली को हमेशा के लिए ही क्यों ना सील कर देता? कुछ वो सिर्फ और सिर्फ फेम और इज्जत के लिए ही करता है। जुलियन उन सभी लोगों को शांत कराते हुए कहता है कि बहुत हो गया, अब तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर वो बूढ़ा कमीना वाकई में क्या करना चाहता है। तो अब इसी के साथ में यहाँ पे सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उसी वैली के एक जगह का सीन। यहाँ पे उन सभी हर्ब्स का बॉस गोल्डन जिनसिंग किंग होता है और उसका हर्ब रैंक किंग हर्ब होता है। वो अपनी सीट पे बैठे हुए बाकी के हर्ब से पूछता है कि आखिर वो डिस्ट्रेस सिग्नल किसने भेजा है, किस में इतनी हिम्मत जिसने की एक्स गैंग को छूने की कोशिश की। तो उनमें से एक मशरूम वाली हर्ब उससे कहती है कि किंग जिंगशन, हमारे पास उस चीज का कोई क्लू नहीं है, ऐसे ये सब कुछ वैली से बाहर वाली फोर्स ने किया होगा। गोभी वाली हर्ब भी कहती है कि इतने सालों से हम इतने आराम से रह रहे थे, तो फिर आखिर किस में इतनी ज्यादा हिम्मत जिसने की इस लाइन को क्रॉस किया। हर्ब भी कहती है कि हाँ, शायद ये उन ह्यूमंस ने किया होगा, आज ही तो हमारी इस वैली का गेट ओपन हुआ था। तभी एक और हर्ब कहती है कि ये तो नामुमकिन है, ह्यूमंस तो बिल्कुल कचरे हैं। तो फिर आखिर वो हम जैसे हर्ब्स को छू भी कैसे सकते हैं? इसी तरीके से जब वो सब हर्ब्स बहस करने लगती हैं, जिंगसन अपनी पावर्स को अनलिस्ट करते हुए उन सभी लोगों को चुप रहने के लिए कहता है और अपनी गैंग के स्पेशल हथियार यानी कि अपनी एक्स को उठाते हुए कहता है कि क्रिसन गैंग वैली का गेट इतनी सालों के बाद में फिर से खुल चुका है। अब ये किंग खुद पर्सनली जाकर के ये देखेगा फिर किसने हमारी एक्स गैंग को चैलेंज करने की हिम्मत की है।